वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम भी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में टेंस के बारे में कुछ विशेष बातें जानेंगे। ऐसे तो सामान्य बातें आप लोग पुस्तकों में बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज जो बातें आप लोग इस सेशन में जानेंगे वे शायद ही आप लोगों को पुस्तकों में पढ़ने को मिली होंगी। तो आए देखें, जो टेंस होता है वो क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन होता है। तो टाइम के बारे में तो आप लोग जान चुके हैं। हाँ, टेंस पार्ट 1 के अंतर्गत। तो टाइम क्या होता है? टाइम जो होता है, आप लोग जानते हैं ना कि टाइम जो होता है वो क्या होता है? स्टेट ऑफ चेंज होता है। स्टेट ऑफ चेंज। तो स्टेट ऑफ चेंज कैसे होता है ये तो जानिए गए हैं। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम जो होता है, यही जब बीत जाता है तो क्या होता है? पास्ट टाइम हो जाता है। ठीक है? प्रेजेंट टाइम जो है यही बीत जाता है तो क्या हो जाता है? पास्ट टाइम हो जाता है। ठीक है? और इस प्रेजेंट टाइम में जो कुछ भी हम कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कार्य करने के लिए अगले समय में, तो उस समय में जो कार्य करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो उस टाइम को क्या कहते हैं? फ्यूचर टाइम। तो इससे क्या आप लोग सीखे? पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम जब बीत जाता है तो पास्ट टाइम हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम में जो कुछ भी हम लोग प्लानिंग बना करके, इमेजिन करके उस इमेजिनेशन को पूरा करने के लिए आगे समय की तरफ बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है? फ्यूचर टाइम। तो फ्यूचर टाइम जो होता है वो अनसर्टेन होता है। क्यों अनसर्टेन होता है? क्योंकि जो हम लोगों द्वारा प्लानिंग होती है, की जाती है, चाहे इमेजिनेशन होता है किसी कार्य करने हेतु, तो संभवतः वह पूरा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए वो अनसर्टेन होता है। तो इतना तो जान गए। तो इससे यह निष्कर्ष निकल गया कि जो टाइम होता है वो स्टेट ऑफ चेंज होता है। हाँ, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम को ध्यान में रखते हुए यह सिद्ध हो गया कि जो टाइम होता है वो स्टेट ऑफ चेंज होता है। यानी टाइम इज चेंजेबल। टाइम जो होता है वो परिवर्तनशील होता है। चलें, अब विशेष बातें नहीं करेंगे, अब आगे एक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइम के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जान गए, अब एक्शन के बारे में जानें, क्योंकि टाइम ऑफ एक्शन जो होता है वही टेंस होता है। एक्शन और टाइम को ध्यान में रखते हुए टेंस का निर्माण किया गया, और टेंस के अंतर्गत पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी सेंटेंसेज बनाए गए हैं उनका उपयोग किया गया है, वो टाइम ऑफ एक्शन को ध्यान में रखकर ही किया गया। ठीक है? ऐसे तो सेंटेंस का जो निर्माण होता है वो जानिए रहे हैं। जो सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस होता है उसके लिए क्या जरूरी होती है? टेंस पहला और दूसरा सेंस। सेंस का मतलब क्या होता है? मीनिंग। हाँ, इन्हीं दो बिंदुओं पर क्या करते हैं हम? किसी भी सेंटेंस का निर्माण करते हैं टेंस के आधार पर और सेंस के आधार पर। ठीक है? तो अब आए आगे बढ़ें। जो टेंस होता है वो टाइम ऑफ एक्शन होता है। तो टाइम ऑफ एक्शन, तो टाइम जान गए, अब एक्शन क्या होता है? अब एक्शन के बारे में जाने। एक्शन क्या होता है? एक्शन को कौन दर्शाता है? एक्शन को दर्शाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वर्ब। हाँ, वर्ब जो होती है वह एक्शन डिनोटिंग वर्ड होती है। एक्शन
डिनोटिंग वर्ड को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो अब टेंस को ध्यान में रखते हुए, हाँ, टाइम की दृष्टि से जो एक्शन होता है वर्ब के द्वारा, इस वर्ब को हम 5 रूपों में रखते हैं हम वाक्य निर्माण के लिए। वे क्या 5 रूप होते हैं, वे क्या 5 फॉर्म्स होते हैं मेन वर्ब्स के, उन्हें आप लोग देख लें। तो क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे लोग बोलचाल की भाषा में V1, V2, V3, V4, V5 भी कहते हैं। तो V1 क्या दर्शाता है? V1 यह, हाँ, प्रेजेंट फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म। तो V1 जब रहेगा अपने असली रूप में, इसमें कोई भी सफिक्स नहीं किया जाएगा, हाँ, तो यह अपने बेस रूप में रहने पर यह प्लूरल नंबर में हमेशा होती है। ठीक है, V2 क्या डिनोट करता है? पास्ट फॉर्म को। V3 पास्ट पार्टिसिपल। V4 जो है वह क्या दर्शाता है? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर क्या? ये भी प्रेजेंटिव फॉर्म का सिंगुलर नंबर को दर्शाता है, ये प्रेजेंट फॉर्म में। तो इसमें क्या होता है? V1 प्लस होता है एस या ES या IES। हाँ, V1 में जब हम एस या ES या IES जब जोड़ देते हैं तो यह जो V1 है अब क्या बन जाता है? सिंगुलर नंबर में आ जाता है। लेकिन प्रेजेंट फॉर्म को यह भी दर्शाता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि V1 का जो होगा वो प्रेजेंट फॉर्म में इस्तेमाल प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, और इसका जो है V4 का, हाँ, सिंगुलर नंबर का जब सब्जेक्ट रहेगा तो इसके इस रूप का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V4 का इस्तेमाल वाक्य रचना के समय में किया जाता है। ठीक है, अब V5 को क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, तो ये जो वर्ब्स के 5 रूप हुए, 5 फॉर्म्स हुए, इन्हीं के सहयोग से क्या होता है? टेंस के अंतर्गत वाक्यों का निर्माण किया जाता है सहयोग से। हाँ, केवल इन्हीं से नहीं हो जाएगा, नहीं, इनका भी सहयोग रहेगा और साथ ही उसमें हेल्पिंग वर्ब्स आवश्यकता अनुसार और फ्यूचर टेंस में शैल और विल या शैल हैव, विल हैव का उपयोग किया जाता है। ऐसे तो
फ्यूचर टेंस में एडिशनल वर्ड शैले विल होते हैं कुछ, तो इन्हीं के बीच से फ्यूचर टेंस में भी उपयोग में ला करके वाक्यों का निर्माण किया जाता है। जैसे शैल के साथ में शैल हैव लगता है, तो अभी अभी हम बताने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में प्रेजेंट पास्ट टेंस को ध्यान में रखते हुए, तब हम फ्यूचर टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, तब आप लोग समझेंगे। तो चलें पहले प्रेजेंट और पास्ट टेंस के बारे में आप लोग समझें। तो ये जो मेन वर्ब्स हैं, अब इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो उपयोग में लाई जाती हैं वे क्या होती हैं, वे कहाँ से आती हैं, उन्हें आप लोग देख लें। तो चलिए अब हटा देते हैं इसको। तो आप लोग प्राइमरी वर्ब का नाम सुने हुए, प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स क्या होती हैं? बी, डू, हैव। हाँ, इनके बारे में तो अवश्य जानते हैं। हाँ, पूरी जानकारी भले ही न हो, लेकिन नाम तो अवश्य सुने होंगे। ये तो कॉमन वर्ब्स हैं, बी, डू, हैव। हाँ, बी का जब उपयोग, यानी इन तीनों का उपयोग जब प्रेजेंट फॉर्म में करते हैं तो किन रूपों में करते हैं? कर्ता के नंबर के मुताबिक। और पास्ट में करते हैं तो कैसे करते हैं? इनके रूपों को देख लें। हाँ, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती हैं, तो कैसे करती हैं? देखिए, प्रेजेंट फॉर्म में चले हम। प्रेजेंट फॉर्म में भी क्या होता है? इज होता है, एम होता है, आर होता है। ठीक है। डू क्या होता है? डू या डज। हाँ, सब्जेक्ट के नंबर के मुताबिक आवश्यकता अनुसार हाँ इनको रखते हैं। इसमें भी वही बात है, इज एम आर को भी सब्जेक्ट के नंबर के मुताबिक और हाँ नियमानुसार रखते हैं। चलिए, हैव को हैव के रूप में भी रखते हैं, सहायक क्रिया के रूप में, और हैज के रूप में। यह भी सब्जेक्ट के नंबर पर निर्भर करता है। तो ये तो प्रेजेंट फॉर्म में हुई। और पास्ट फॉर्म में देख लीजिए। पास्ट फॉर्म में क्या हुआ? इज एम आर के जगह पर क्या हो जाता है? वाज और वर होता है। हाँ, सब्जेक्ट के नंबर के मुताबिक। यहाँ पर डीड हो जाता है केवल। डू डज के जगह पर केवल डीड लिखते हैं, हैव हैज के जगह पर हैड लिख देते हैं। ठीक है। तो ये है हेल्पिंग वर्ब्स, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेज में उपयोग में लाई जाने वाली। फ्यूचर टेंस का बात अलग करेंगे। तो अब ये जो क्रियाएं हुई 5 रूपों में, और इन सब हेल्पिंग वर्ब्स की सहायता से आवश्यकता अनुसार जहाँ जिनकी आवश्यकता पड़ी, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के जो 8 सब टेंसेज होते हैं, यानी 8 फॉर्म्स होते हैं, 4 प्रेजेंट टेंस के और 4 पास्ट टेंस के, उन सभी वाक्यों का निर्माण हाँ इन्हीं सबों के सहयोग से आवश्यकता अनुसार किया जाता है। बस ये ही काफ़ी है प्रेजेंट और पास्ट टेंस के वाक्यों का निर्माण करने के लिए। तो जो प्रेजेंट और पास्ट टेंस या उसमें फ्यूचर टेंस को भी कह सकते हैं, टेंस के अंतर्गत जो वाक्यों का निर्माण होता है वे
किन किन रूपों में होता है, यानी किस प्रकार के सेंटेंस का निर्माण किया जाता है टेंस के अंतर्गत। कुल, हाँ, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ हाँ, यही 4 प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं पूरे टेंस के अंतर्गत, यानी टेंस के 12 जो फॉर्म्स होते हैं उनके अंतर्गत इन्हीं 4 प्रकार के वाक्यों का निर्माण होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस के बारे में तो आप लोग जान गए कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के अंतर्गत जितने भी वाक्य बनेंगे उनमें उपयोग में लाई जाने वाली जो क्रियाओं का रूप होता है और हेल्पिंग वर्ब्स के जो रूप होते हैं उनके बारे में आप लोग जानेंगे। लेकिन फ्यूचर टेंस में अब विशेष थोड़ा सा जानना है। तो फ्यूचर टेंस में जो वर्ब्स होती हैं जिनके आधार पर हम वाक्यों का निर्माण करते हैं उसमें कोई खास विशेष बात नहीं होती। उसमें एडिशनल क्या होता है, शैल या विल, बस। और बाकी जो क्रियाएं हैं हम अभी जो बताए हैं प्रेजेंट पास्ट टेंस से संबंधित क्रियाओं के रूपों के बारे में, चाहे वे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब्स हो, उन्हीं में से आवश्यकता अनुसार कुछ को लेकर के हम फ्यूचर टेंस के वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो शैल विल तो जानिए रहे हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट में इसको करते हैं। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, शैल या विल भी। ठीक है, तो देखिए शैल विल यही प्रधान है। बी के बारे में तो आप लोग जानिए गए हैं, बताए हैं, यहाँ बी बताए हैं। चलिए, और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, शैल या विल है। तो हैव के बारे में आप लोग जानिए रहे हैं, जो कि पहले बताए हैं। यहाँ पर हाँ उसको हटा दिए, तो पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट पास्ट से संबंधित जो वर्ब्स की चर्चाएं की गई उसमें आप लोग जान चुके हैं। ठीक है, और शैल, हैव या विल, हैव बीन, यह क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इनका निर्माण किया, इनका उपयोग किया जाता है। तो इसमें भी देखिए शैल विल नया है। हैव के बारे में पहले से जानते हैं, इस हैव के बारे में पहले से जानते हैं। अब बीन के बारे में भी पहले से आप लोग जान जाएंगे, क्योंकि बी का जो होता है पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है, वो बीन होता है। ठीक है, तो इसमें नया चीज क्या है, शैल और विल, बस याद रखिएगा। ऐसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में शैल विल, फ्यूचर इंडिफिनिट में शैल विल, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल या विल बी, और फ्यूचर परफेक्ट में शैल या विल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव या विल हैव बीन का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद में जो भी आवश्यकता अनुसार जो 5 रूपों को हम बताए हैं मेन वर्ब्स के, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है।
तो चलें, अब आज आप लोग बहुत कुछ जान गए, नई बातें। तो आज बस इतना है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। और अगले सेशन में विधिवत टेंस के जो 12 फॉर्म्स होते हैं उनकी चर्चा की जाएगी और उन पर आधारित ये जो 4 प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव की चर्चा की जाएगी और इनके निर्माण के बारे में कुछ प्रमुख सूत्रों को बताया जाएगा एग्जाम्पल्स के जरिए। ठीक है? वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।